सुप्रभात। मैं नैन्सी सिंह, कक्षा 10 की छात्रा, लोकतंत्र के प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी के विषय में आप सभी से चर्चा करना चाहूंगी। इस अध्याय में हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की पूरी समझ से शक्ति विकेंद्रित की जाती है। इस अध्याय में हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों से यह देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धति या सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटती है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के उन स्वरूपों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेल्जियम कहाँ पर स्थित है। बेल्जियम में क्या क्या हुआ जिसके फलस्वरूप उसके संविधान में 4 संशोधन किए गए। बेल्जियम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हमारे श्रीलंका के आधी। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है तथा डच बोलता है। देश की कुल आबादी का 40% हिस्सा वेलोनिया क्षेत्र में रहता है तथा फ्रेंच बोलता है। देश के 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। डच और फ्रेंच के मध्य तनाव। वर्ष 1950 से 1960 के बीच में सामाजिक असमानता के कारण डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव बढ़ता चला गया। डच बोलने वाले लोग संख्या में तो अधिक थे, लेकिन धन के मामले में यह कमजोर व असमृद्ध थे। बेल्जियम में सामाजिक विविधता। बेल्जियम की सरकार ने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक रूप से होने वाली विविधताओं को स्वीकार कर एक अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। वर्ष 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम में कुल 4 संशोधन हुए, जिससे बेल्जियम मॉडल अत्यधिक सफल रही। इससे देश में 2 प्रमुख समुदायों और वंशों के बीच होने वाले नागरिकों के संघर्ष को होने से भी रोका गया और देश में होने वाले गृह युद्ध की आशंकाओं पर भी विराम लगा, जिसके फलस्वरूप यह देश एकजुट रहा। जब अनेक यूरोपीय देश मिलकर यूरोपीय संघ बना रहे थे, तब ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो चलिए अब जानते हैं कि श्रीलंका कहाँ है और इसमें क्या क्या हुआ। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश की आबादी के अनुसार 74% लोग सिंहली हैं तथा सिंहली भाषा बोलते हैं। 18% लोग तमिल हैं तथा तमिल भाषा बोलते हैं। 7% लोग ईसाई हैं तथा ये तमिल और सिंहली दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है जब कोई बहुसंख्यक समुदाय होता है तो वो अपने तरीके से सरकार पर नियंत्रण कर सकता है, निम्न समुदायों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अवहेलना भी कर सकता है। वर्ष 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तब सिंहलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद से सरकार पर वर्चस्व बनाना चाहा, जिसके फलस्वरूप तमिलों को ऐसा लगा कि यह बौद्ध धर्मावलंबी वाली सिंहलियों की पार्टी उनकी संस्कृति और भाषा से असंवेदनशील है, जिसके फलस्वरूप इस देश में गृह युद्ध बढ़ता चला गया। तो हमने इन दोनों उदाहरणों में ये देखा कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन कर अपने देश को एकजुट बनाए रखा। वहीं श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप इस देश में गृह युद्ध बढ़ता चला गया। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में 2 तर्क दिए जा सकते हैं। पहला युक्तिपरक और दूसरा नैतिकतापूर्ण। सत्ता की साझेदारी के रूप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग संपूर्ण शक्ति होते हैं। लोग स्वशासन के माध्यम से स्वयं शासन करते हैं। जब कोई भी सामाजिक नीतियों का निर्णय लेना होता है, तब इसमें ये निम्न समुदाय भी शामिल होते हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था को नागरिकों के बीच में अधिक से अधिक बांटा जाना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे को विभिन्न रूपों से देखा जा सकता है, जैसे सत्ता का क्षैतिज
को सुनकर बनी होती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यह व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण कराता है, क्योंकि यह सरकार की समान शक्ति इन अंगों को प्रदान करती है उपयोग करने के लिए। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है, जिसके फलस्वरूप इनके बीच संतुलन बना रहता है। संघीय सरकार और सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर अलग सरकार। संपूर्ण देश के लिए ऐसी सरकार प्रायः संघीय सरकार कहलाती है। भारत में इसे केंद्र सरकार कहा जाता है और इसे विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है। वहां पे सरकार के शक्तियों का निर्धारण उनके संविधान द्वारा किया जाता है, तो इसे शक्ति या सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है। लोग सत्ता के बंटवारे के विषय में सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार जैसी नीतियों का भी प्रयोग करते हैं। विभिन्न हित समूह। लोकतंत्र में हम लोकतंत्र हित समूह को भी देखते हैं, जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान और आधुनिक कर्मचारी। ये सभी सरकारी समितियों में भागीदारी करके या निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में साझेदारी दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि सत्ता के बंटवारे के विषय में कई चीज़ें हो सकती हैं कि लोग संघीय सरकार या सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कर सकते हैं, सामुदायिक सरकार बना सकते हैं, गठबंधन सरकार बना सकते हैं। तो विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नीतियाँ अपनाई जाती हैं सत्ता के बंटवारे की मांग से निपटने के लिए। थैंक यू।